लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। तो हमने सबसे जो मान्य डेफिनेशन आज के टाइम पे चल रही है साइकोलॉजी की, वो निकल के आई कि साइकोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी व्यवहार का अध्ययन है, ये सर्वमान्य एक डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर, क्योंकि साइकोलॉजी जब बिहेवियर की स्टडी हो गई तो अब बिहेवियर क्या है और बिहेवियर का हम अध्ययन किस तरह से करेंगे, तो हम आज वो जानने जा रहे हैं, मेथड्स ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। अब बिहेवियर जो है उनको हमने ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सब्जेक्टिव मेथड, एक है ऑब्जेक्टिव मेथड। बिहेवियर को स्टडी करने के 2 मेथड हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम स्टडी ऑफ सेल्फ करते हैं, यानी खुद की स्टडी करते हैं। खुद की स्टडी कैसे, किस चीज़ की? खुद के व्यवहार की स्टडी खुद करते हैं हम, खुद के व्यवहार का अध्ययन स्वयं ही करते हैं सब्जेक्टिव मेथड के अंदर। और ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर हम स्टडी ऑफ अदर्स करते हैं, यानी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड में स्टडी ऑफ अदर्स बिहेवियर। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव मेथड्स के देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं स्टडी ऑफ सेल्फ में। तो सबसे पहला है इसमें नंबर 1 इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण, खुद का निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ये देने वाले थे विलियम वुंट। ये विलियम वुंट वही हैं जिनको साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। और ये विलियम वुंट वही हैं जिन्होंने लेप्जिंग यूनिवर्सिटी की लेप्जिंग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पहली लैब बनाई थी दुनिया में। लेप्जिंग यूनिवर्सिटी वही जिसका नाम बदल के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कर दिया गया था बाद में, या फिर उसको और फिर दोबारा 1990 में फिर से उसका नाम चेंज करके लेप्जिंग यूनिवर्सिटी कर दिया। उस लेप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंदर विलियम वुंट ने दुनिया में साइकोलॉजी की सबसे पहली लैब बनाई थी, लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये वाला वन लाइनर आता रहता है, एक 2 वन लाइनर हो गए इसमें कि विलियम वुंट इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी, और उन्होंने लेप्जिंग यूनिवर्सिटी में सबसे पहली लैब बनाई साइकोलॉजी की। प्लस इंट्रोस्पेक्शन को मेथड को भी देने वाले विलियम वुंट ही थे, आत्मनिरीक्षण विधि को देने वाले भी विलियम वुंट ही थे। ये साइकोलॉजी की सबसे पुरानी विधि है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, एंशिएंट मेथड है ये, ठीक है। क्योंकि हमको नहीं पता इंट्रोस्पेक्शन लोग कब से कर रहे हैं, ठीक है। इंडियन कल्चर में भी आपको इंट्रोस्पेक्शन के बारे में सोचने को मिलता है, अलग डिफरेंट कल्चर्स में भी हम कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं, खुद के से सोचने के बारे में बात करते हैं। हमको तो चल तो कब से रही है ये विधि, बट इसका नाम, इसको साइकोलॉजी की स्टडी में शामिल करना कि इससे हम पता लगा सकते हैं, ये सबसे पहले हमको विलियम वुंट ने बताया कि हम इस तरह की सोच को हम साइकोलॉजी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मगर जो इसके रिजल्ट्स हैं, इंट्रोस्पेक्शन मेथड के जो रिजल्ट्स हैं, आर नॉट रिलायबल। ये रिलायबल रिजल्ट्स नहीं होते हैं। रिलायबल का मतलब इनको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता, प्लस इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, रिलायबल नहीं है। जैसे कोई रिलायबल इंसान नहीं होता ना, धोखेबाज इंसान होता है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो भी रिलायबल नहीं होते हैं। क्यों रिलायबल नहीं होते हैं? क्योंकि भाई मैं अपना निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण है, मैं अपना निरीक्षण खुद कर रहा हूँ, इंट्रोस्पेक्ट मैं खुद ही कर रहा हूँ अपना। तो भाई मैं अपने बारे में बुरा बुरा क्यों सोचूंगा? मेरे को अपनी कमियाँ क्यों दिखाई देंगी? मैं तो अपने आप को खूब ईमानदार, खूब सच्चा, खूब मेहनती इंसान बोलूँगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आई एम द बेस्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे बायसनेस आ गई ना, यहाँ पर मेरा बायस्ड व्यू आ गया अपने लिए। मैंने वैसे अब ऐसा तो देखा ही, दूसरों की नज़र से अपने को कहाँ देखा, मैंने अपनी नज़र से ही अपने आप को देखा, तो यहाँ पर बायसनेस आ गई। तो इसलिए इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते हैं। अगर मैं बुरा आदमी हूँ तो हो सकता है कि मैं अपने आप को अच्छा समझ रहा हूँ, और हो सकता है मैं अच्छा आदमी हूँ तो मैं अपने आप को बुरा समझ रहा हूँ। कई लोग होते हैं उनकी अप्रोच ही नेगेटिव होती है, सब कुछ ही नेगेटिव सोचते हैं वो लोग कि मेरे तो बाल अच्छे नहीं है, मेरी तो नाक अच्छी नहीं है, मेरा तो पेट बहुत मोटा है, मैं तो बहुत मोटा दिखता हूँ। और होते एकदम परफेक्ट हैं वो लोग, मगर अपने बारे में नेगेटिव इमेज बना के चलते हैं कि मेरे तो पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता, मैं तो शायद वीक हूँ। बट अब ये उनका खुद का ऑब्जर्वेशन अपने बारे में, और जो दूसरों की नज़रों से वो अपने आप को देख ही नहीं पाते। अकॉर्डिंग टू अदर्स दे कुड बी परफेक्ट और नॉर्मल, मगर यहाँ पर बायसनेस आ जाती है ना, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है वो, औरों की ओपिनियन तो ली नहीं गई ना इंट्रोस्पेक्शन मेथड में, इसलिए इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा स्टडी सब्जेक्टिव मेथड में। नेक्स्ट मेथड जो हमारा आता है वो आता है एनेक्डोटल मेथड। एनेक्डोटल का मतलब है गाथा वर्णन।
गाथा वर्णन मतलब कहानी सुनाना। रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी खास वाक्य से जुड़ी हुई कहानी सुनाना। ठीक है, इट्स लाइक डायरी, ये डायरी एंट्री की तरह होता है। पर्सन विल पेन डाउन हिज प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसको लिखने वाला जो आदमी होता है अपने पूर्व अनुभवों को लिखता है। इसके भी रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं है। क्या हुआ कि भाई मेरे एक्सपीरियंस है उसको मैं खुद ही लिख रहा हूँ, तो ये भी तो इंट्रोस्पेक्शन की तरह ही हो गया। इंट्रोस्पेक्शन में क्या था, मैं अपने बारे में बस सोच रहा हूँ। एनेक्डोटल मेथड में क्या हो गया कि मैं उसका वर्णन कर रहा हूँ, वही सोच मैं किसी डायरी में या कॉपी में लिख रहा हूँ, मगर सोच तो मेरी ही है। अब जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर दिए थे उसमें सेम एग्जाम्पल इसके अंदर भी आ जाएंगे, एनेक्डोटल के अंदर भी, कि भाई इसमें भी बायस्ड भी होता है पर्सन का, तो इसके भी रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते हैं। एनेक्डोटल के भी रिलायबल रिजल्ट नहीं होते और इंट्रोस्पेक्शन के भी रिलायबल रिजल्ट नहीं होते। यानी जो सब्जेक्टिव मेथड है ये एक तरह से देखा जाए तो अनसाइंटिफिक मेथड है। स्टडी ऑफ सेल्फ तो हो जाती है इससे, बट ये अनसाइंटिफिक है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हम ऑब्जेक्टिव मेथड पे। ऑब्जेक्टिव मेथड में हम करते हैं स्टडी ऑफ अदर्स। तो नंबर 1 इसमें आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण। नंबर 2 इंटरव्यू मेथड, साक्षात्कार करते हैं हम, क्योंकि दूसरों का हो रहा है ना, तो दूसरे का ऑब्जर्व भी दूसरे को करेंगे, इंटरव्यू भी दूसरे का लेंगे। केस स्टडी मेथड, व्यक्ति का इतिहास देखते हैं हम, तो ये दूसरा व्यक्ति होगा ना इसका इतिहास देखेंगे। साइको एनालिटिकल मेथड, साइको एनालिटिकल थ्योरी देने वाले कौन थे? नेक्स्ट ये वो थे सिगमंड फ्रॉइड, साइको एनालिटिकल थ्योरी देने वाले थे सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टडी भी आती है इसके अंदर, कंपैरिजन तुलनात्मक स्टडी भी आती है, एक्सपेरिमेंट प्रयोग वाली भी आती है, सोशियोमेट्री समाजमिति भी आती है, क्वेश्चन बैंक आता है और सर्वे आता है। इतने देखा, सब्जेक्टिव मेथड में सिर्फ 2 मेथड थे, बट केस स्टडी में इसमें ऑब्जेक्टिव मेथड में कितने सारे मेथड्स हैं? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, केस स्टडी, साइको एनालिटिकल, डेवलपमेंटल, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट, सोशियोमेट्री, क्वेश्चन बैंक, सर्वे। ठीक है, अब इनको पढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, ये हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मेथड्स में ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन हमारा 4 तरह का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो होता है उसमें क्या होता है, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। आपका मैं ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कि बच्चे मैं तेरा ऑब्जर्वेशन करने वाला हूँ, पहले ही बता दिया उसको मैंने। ठीक है, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? सरप्राइज होता है, विदाउट इन्फॉर्मेशन होता है, कि मैं बच्चे का या किसी का XYZ का ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ और उसको पता ही नहीं है, और मैं उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, सरप्राइज। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का ऑब्जर्वेशन होता है पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन मतलब कि कुछ बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और मैं एज अ टीचर उनकी एक्टिविटी में शामिल हो गया, मैं उनके साथ वो एक्टिविटी कर रहा हूँ या उनके साथ मैं कोई गेम खेल रहा हूँ। ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं मैं उसमें शामिल हो गया एज अ पार्टी, और अब पार्टिसिपेट करते हुए मैं उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है नॉन पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। नॉन पार्टिसिपेटिंग का जस्ट ऑपोजिट, कि बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, बट मैं एज अ टीचर, एज एन ऑब्जर्वर उस एक्टिविटी में शामिल नहीं हूँ, और दूर से मतलब उसमें शामिल ना होते हुए मैं उनका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इन सब में ऑब्जर्वेशन में बेस्ट टाइप का ऑब्जर्वेशन कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अब ध्यान नहीं, सीटेट में था, DTLS में आया था, बट आया था ये क्वेश्चन कि ऑब्जर्वेशन टाइप में बेस्ट टाइप का ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है इनफॉर्मल प्लस पार्टिसिपेटिंग। इनफॉर्मल का मतलब क्या हो गया कि सरप्राइज ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं, आपको पता नहीं है कि मैं आपका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता नहीं मैं आपको ताड़ रहा हूँ। और पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है कि भाई जो ऑब्जर्व करने वाला आदमी होता है, ऑब्जर्वर होता है, वो बच्चे के या सब्जेक्ट के पास आ जाता है ना, उसकी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है। तो क्या हो गया इसमें, उसके पास भी आ गया और उसको पता भी नहीं है कि भाई उसका ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो गया इनफॉर्मल प्लस पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी में करते हैं कि भाई जो भी हमारा बच्चा है या सब्जेक्ट है, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री निकाली जाती है। एंशिएंट हिस्ट्री क्या मतलब, जब से मान लो वो स्कूल में आया, पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में, तो पहली क्लास में उसने क्या एक्टिविटी करी थी, मतलब कोई इंसिडेंट हो गया था उसके साथ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, या उसके घर में कुछ हो गया था। सेकंड क्लास में उसके साथ क्या हुआ था, मतलब सेम चीज़ें, कि मतलब उसके पास से लेकर प्रेजेंट तक, फ्रॉम हिज पास्ट टू हिज प्रेजेंट
हम उसकी स्टडी करते हैं, इसलिए उसको केस स्टडी कहा जाता है। अब क्योंकि हम उसके भूतकाल से लेकर वर्तमान काल तक के बारे में स्टडी कर रहे हैं, भाई उसके दूसरी क्लास में क्या इंसिडेंट हुआ था, अब बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है और मैं उसकी खबर निकाल रहा हूँ कि सेकंड क्लास में इसने क्या किया था, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो गई। टीचर्स आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो टीचर पढ़ाई करेगा या केस स्टडी करता रहेगा, ठीक है। तो टीचर्स आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस फॉर प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन। वैसे केस स्टडी जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग चिल्ड्रन के लिए की जाती है। मान लो कोई बच्चा है, वो ब्लेड चलाने लगा, नशा करने लगा स्कूल के अंदर, ठीक है, मारपीट करने लगा, काफ़ी वॉलेंट बच्चा है, तो इस तरह के प्रॉब्लम या चोरी करता है वो बच्चा, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएटिंग जो चिल्ड्रन होते हैं ना, उनकी स्टडी के लिए केस स्टडी होती है। बट एज अ टीचर आपको केस स्टडी नहीं करनी होती है, इसके लिए स्कूल में काउंसलर वगैरह होते हैं, उनका काम है ये, ठीक है। हाँ, जब काउंसलर आपसे बात करना चाहेगा तब आप उसकी हेल्प ज़रूर करोगे। आप उसको बताओगे कि हाँ मेरी क्लास में था पिछली साल इसने ये वाला कांड करा था भाई। तो काउंसलर अपना एक रिपोर्ट तैयार करता रहेगा कि इस बच्चे की ये प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है इसका व्यवहार इस वजह से ऐसा हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा साइकोएनालिटिकल मेथड। आ गई हमारे फेवरेट सिगमंड फ्रॉइड। साइकोएनालिटिकल मेथड दिया सिगमंड फ्रॉइड ने, यूज टू ट्रीट मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम्स। साइकोएनालिटिकल का यूज़ होता है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, यानी एज अ स्कूल टीचर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, बट हम पढ़ते ज़रूर है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं यहाँ पर, एक ही बच्चे का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर हम। स्टडी ऑफ अ सिंगल चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। डेवलपमेंटल स्टडी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस कर रहे हैं एक ही बच्चे की, ऑन द बेसिस ऑफ एनी वन एस्पेक्ट यूज्ड इन रिसर्च। किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर हम बच्चे की स्टडी करते हैं। अब एक एस्पेक्ट क्या हो सकता है, मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज वाला, कोई भी उसका एक एस्पेक्ट हो सकता है, उसको लेकर हम बच्चे की स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं, 2 और मोर चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ सेम एस्पेक्ट, मतलब 1, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की हम आपस में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं उनकी, और किसी भी एक एस्पेक्ट को लेकर उनकी स्टडी करते हैं। अब वो एस्पेक्ट कौन से हैं, वही वाले जो ऊपर थे, इसमें डेवलपमेंटल वाले में थे, मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, एक्सेट्रा। उनको इन एस्पेक्ट्स को लेकर हम उनकी स्टडी करते हैं कि भाई मान लो मैं बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा होता है, तो डेवलपमेंटल में मैं क्या पहली क्लास से देख रहा हूँ बच्चे को कि भाई पहली क्लास में तो तुतला के बोलता था, सेकेंड क्लास में 2 ज़्यादा शब्द बोलने लगा, थर्ड क्लास में पूरा सेंटेंस बोलने लगा, फोर्थ क्लास में पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है अच्छे से, फ्लुएंसी आती जा रही है, ठीक है। तो एक तरह से वो डेवलपमेंटल स्टडी कर रहा हूँ मैं बच्चे की, इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक, ठीक है। एडोलेसेंस के बाद भी होती है डेवलपमेंटल स्टडी, करने वाले करते हैं, बट हम क्योंकि प्राइमरी के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, तो हम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस का ही रेफरेंस देंगे ज़्यादातर। कंपैरिजन वाली में भी वही हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों की स्टडी की जाती है, ठीक है, और एस्पेक्ट्स वो बता दी मैंने, मेंटल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मॉरल, ठीक है। फिर आता है एक्सपेरिमेंट मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड सबसे ज़्यादा फेमस है और इसके रिजल्ट रिलायबल है। अब देखो अभी तक किसी के बारे में नहीं बोला गया कि इसके रिजल्ट्स इतने रिलायबल, बट एक्सपेरिमेंट तो 100% रिलायबल माना ही जाता है, क्योंकि हम किसी भी एक्सपेक्ट को लेकर, एक्सपेरिमेंट कोई फिक्स नहीं होता, रिजिड नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरह की स्टडी करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंट उस तरह का हो सकता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट किस तरह का होता है ये यहाँ पर नहीं लिखा गया, किस तरह होता है वो भी नहीं लिखा गया, मगर ये इसके जो रिजल्ट्स आते हैं एक्सपेरिमेंट के वो रिलायबल होते हैं, और ये इसलिए बहुत फेमस मेथड है क्योंकि इसके रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं। अगला आता है सोशियोमेट्री, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेथड में अगला मेथड आता है सोशियोमेट्री का मेथड। सोशियोमेट्री का यूज़ करते हैं हम, यूज़ टू स्टडी सोशल रिलेशंस को जानने के लिए, सोशल रिलेशन की स्टडी करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सोशियोमेट्री का नाम से ही लग रहा है, ठीक है। ग्रुप की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है इसका सोशियोमेट्री का, मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, लड़कों का या लड़कियों का, या होमोजीनियस ग्रुप है या हेट्रोजीनियस ग्रुप है, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम, ठीक है। उसकी स्टडी के लिए हम यूज़ करेंगे सोशियोमेट्री का। अब ग्रुप डायनेमिक्स जानने के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ग्रुप डायनेमिक्स जानने के लिए किस चीज़ की स्टडी की जाए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो सबसे अच्छा मेथड ग्रुप डायनेमिक्स को जानने के लिए होगा सोशियोमेट्री मेथड। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब समझ लो 2 तरह के ग्रुप माने जाते हैं, एक होता है ओपन ग्रुप, एक होता है क्लोज ग्रुप। ओपन ग्रुप में एंट्री आपकी ईजी होती है, एग्जिट भी ईजी होता है। क्लोज ग्रुप में आपकी एंट्री भी मुश्किल होती है, एग्जिट भी मुश्किल होता है। ओपन ग्रुप समझ लो आपकी मतलब जैसे कॉलेज के बच्चे हैं तो वो किसी को भी दोस्त बना लेंगे,
ठीक है, आसानी से आप दोस्त बना सकते हो। और क्लोज ग्रुप से आप एग्जांपल समझ लो कि जैसे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तो क्रिमिनल हर किसी को अपने गैंग में शामिल करते भी नहीं है, और जब कोई एक बार गैंग में शामिल होता है तो उसको आसानी से वो गैंग छोड़ने भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो ओपन और क्लोज ग्रुप का कॉन्सेप्ट इस तरह से है। ये ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर आता है। ग्रुप डायनेमिक्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं सोशियोमेट्री, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर ही आता है ये भी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक और सर्वे ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एमसीक्यू का यूज़ करते हैं। एमसीक्यूज देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, और जो सामने वाला हमारा जो रिस्पोंडेंट होता है, जो रिस्पॉन्ड करता है उसमें, उसको हम अपना क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, या वो हमको ओरली बताता रहता है, हम क्वेश्चन उसको बताते हैं, वो हमको आंसर देता है ओरली, और हम उसको मार्क करते जाते हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इससे पहले के जितने भी हमारे मेथड्स थे, सोशियोमेट्री हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, डेवलपमेंटल, साइकोएनालिटिकल, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, ये जितने भी मेथड थे, इसमें हम खुद ऑब्जर्व कर रहे थे दूसरे को, जो सब्जेक्ट था या बच्चा था उसका हम खुद ऑब्जर्व कर रहे थे उसको। मगर क्वेश्चन बैंक में हम फिर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो भाई अब वो आंसर अपने हिसाब से देगा, बिल्कुल। वो बुरा इंसान है तो अपने को अच्छा बता सकता है, अच्छा इंसान है तो अपने आपको बुरा बता सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके रिजल्ट्स, क्वेश्चन बैंक के रिजल्ट्स या सर्वे मेथड के जो रिजल्ट होते हैं वो रिलायबल नहीं होते, ठीक है। अब सर्वे मेथड का एक एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे इलेक्शन होता है तो उसमें एग्जिट पोल करवाते हैं ना, कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी कितनी सीटें आएंगी, तो एक तरह से वो सर्वे मेथड है। मगर क्या जो भी आपका रिजल्ट आता है, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आता है, तो क्या उसमें एग्जिट पोल सही होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर आसपास रहते हैं उसके।